पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पार्ट 2 के बारे में। और इस चैप्टर में जो पार्ट 1 था उसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोग कवर किए हुए थे, प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और टर्शियरी सेक्टर्स के बारे में, कि उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जीडीपी में, जीएनपी में, इन सब चीजों में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और आज जो इसका रिमेनिंग पॉइंट है इस चैप्टर का, जैसे कि नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस मोर पीपल एंगेज्ड इन ए जॉब देन नीडेड। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पे उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गया, या आप जनरली प्राइमरी सेक्टर्स में देखोगे एग्रीकल्चर में कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ही फैमिली वाले, तो वहां से हम उनको क्या करेंगे कि हटा देंगे। उनके हटाने से उस लैंड की प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात की फैमिली इनकम में वो इंक्रीज कर सकते हैं अगर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाकर के काम कर रहे हैं या टर्शियरी सेक्टर में जाकर के काम कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट इंडिया के जीडीपी और जीएनपी के लो होने का सबसे मेजर रीजन में से एक है। अगर हम वर्ल्ड के कुछ डेवलप कंट्री का एग्जांपल लेंगे, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, तो वहां के ओनली 2% लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, और इंडिया वाले मोर देन 50% जो है इन्वॉल्व रहते हैं किस चीज में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। सो हम क्या करेंगे कि वहां से उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और उनको डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व करेंगे। इससे जीडीपी, जीएनपी और फैमिली इनकम साथ ही साथ उस पर्सनल जो पर्सन है उसकी भी इनकम जनरेट होगी, पीसीआई भी इंक्रीज करेगा। मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन ए कंट्री लाइक इंडिया। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डैम बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, एमएनसीज कंपनी को यहाँ पे लाएंगे। एमएनसीज कंपनी के आने से क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी। तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस देंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाले फार्मर है, क्रॉप इंश्योरेंस उनको दे देंगे तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहेंगे। सपोज कीजिए किसी नेचुरल फैक्टर्स तक तो उनका क्रॉप डैमेज हो जाएगा, तो फिर उनका पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर करके फार्मर्स को भी क्या करेगी, एक तरह से इंटरेस्टेड रखेगी एग्रीकल्चर में, अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब यहां पे देखिए नीति आयोग, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग को समझने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि इससे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था योजना आयोग, और योजना आयोग को ही चेंज करके इसका नाम नीति आयोग किया गया। क्या डिफरेंस है योजना आयोग में और नीति आयोग में? अगर हम बात करते हैं योजना आयोग की, ठीक है, तो योजना आयोग को किसने बनाया था? योजना आयोग को 15 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इस योजना आयोग का मेन वर्क क्या था? इस योजना आयोग का मेन वर्क था जो 5 इयर्स प्लान्स होते थे उसको लागू करना, और साथ ही साथ डिफरेंट जो आपके पास मिनिस्ट्री है उसको फंड प्रोवाइड करना। योजना आयोग का मेजर वर्क था जो 1950 में कौन बनाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे नीति आयोग, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि वो 5 इयर्स प्लान्स था, जो प्लान्स खत्म कर दिया गया 2012 के आसपास। उसके बाद जो फंड प्रोवाइड करते थे डिफरेंट मिनिस्ट्री को, उसको भी खत्म कर दिया गया। बस नीति आयोग का एक काम है थिंक टैंक, सोचना, थिंक प्रोवाइड करना, डिफरेंट आइडियाज देना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब ये इंडिया के लिए सोचेगा कि इंडिया में क्या क्या चीजें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सा चीज बेनिफिशियल होगा। एस्टिमेट्स 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड, और इसका एक नीति आयोग का एक टारगेट है, एस्टिमेशन है कि 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे किस चीज में? एजुकेशन फील्ड में।
किसका? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब बना था? ये आपके कंपटीशन के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स, एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है और अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में ना सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जॉब प्रोवाइड कर पा रही है और नहीं आपकी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कोई भी स्टेट हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर पा रही है। एक मेजर इशू बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए एक तरह से क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना और उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो कमेटी जॉब प्रोवाइड करेगी। किसको? जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको जॉब प्रोवाइड करेगी। स्टार्टिंग स्टेज में इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, और आगे 130 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च करने की प्लानिंग है और इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। अब फुल फॉर्म आता है 1 मार्क में कि फुल फॉर्म नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नरेगा है, इसका फुल फॉर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2005 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा और मनरेगा, यहाँ पे नरेगा का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और अगर यही मनरेगा की बात करेंगे हम तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एकदम माइंड में आपका होना चाहिए। क्या? तो एक वीकर सेक्शन के लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का एक तरह की क्या थी? कमेटी थी। और इसके थ्रू क्या दिया जाता है? इसके थ्रू जॉब प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेजेस कितनी होती है, और हम नरेगा में इसकी बात करेंगे तो 182 रुपीज वेजेस होती है। और अगर हम इसको रीचेंज जब किया गया, फिर से इसके वेजेस को इंक्रीज किया गया, तो जहां पर वेजेस 182 रुपीज होती थी, उस वेजेस को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? 202 रुपीज। और पहले 100 डेज वर्क दिया जाता, पूरे ईयर में आपके पास 100 डेज वर्क गवर्नमेंट तरफ से दिया जा रहा था। इसको भी इंप्रूव करके, इसको भी इंक्रीज करके 150 डेज वर्क कर दिया गया है। ठीक है, नरेगा में 100 डेज था, मनरेगा में कितना कर दिया गया? जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 150 डेज कर दिया गया। आप काम, अगर गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही है, और आपका नाम मनरेगा में है, गवर्नमेंट आपको जॉब 150 डेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी आपको आपका वेजेस मिलेगा। इसकी एक स्पेशलिटी है, वीकर सेक्शन के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा मनरेगा में वेजेस कितना था, कितना हो गया है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में था, ऐड कितना किया गया, कितना डेज का वर्क है, तो 100 था, अब 150 कर दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग मनरेगा, क्या था ऑब्जेक्टिव? तो वीकर सेक्शन के लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट करने का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम वीकर सेक्शन की लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु लिव इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनका लाइफ स्टाइल इंक्रीज कर सके, बढ़ सके। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, क्योंकि वेजेस नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, तो उनकी लाइफ स्टाइल काफी डाउनफॉल रहेगी। तो उस चीज को क्या करना? उस चीज को अपलिफ्ट करना। टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का अधिकार मिला हुआ है, तो राइट टू वर्क, लाइफ स्टाइल स्पेंड करे, क्या करना? उसको अपलिफ्ट करना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना लोगों को, ताकि उनको काम करने का मौका मिले। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप सेक्टर्स के, तो पहले हम प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जिस सेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। क्वेश्चन इससे आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है वेजेस फिक्स रहता है, इसके साथ साथ डिफरेंट आपको अलायंस मिलता है, जैसे हेल्थ के लिए, रहने के लिए, और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट अलायंसेस मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छी एमएनसी कंपनी का जॉब, जिसमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहता है एम्प्लॉय के लिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट जॉब या छोटे वर्कर्स जो होते हैं वेजेस पे पर डे काम करने वाले, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, या डिफरेंट शॉप्स पे काम करने वाले, या डेली बेसिस पे लेबर होते हैं, वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं। दोनों के कंपेयर में कौन अच्छा है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, अच्छा है, क्योंकि इसमें वेजेस भी अच्छे होते हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं।
और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो होगा, गवर्नमेंट वाला पार्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल होगा। इसके साथ साथ एमएनसीज कंपनी वाले पॉइंट को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। सेम अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का ही पार्ट है। पब्लिक सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर मतलब हमको समझना है गवर्नमेंट की जो भी पार्ट हो गया वो पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब डिस्को, बजाज, ये सब। इसके साथ साथ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब यहां देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लाइफ स्टाइल काफी डाउन रहता है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे रूल लाने चाहिए जिससे कि इनका जो राइट्स है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। इनकी जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो, राइट टू वर्क मिले, राइट टू लाइफ मिले। एक न्यूट्रिशन की कमी के चलते इनके बच्चे मर भी जाते हैं, तो इनको प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन ये सब मिलना चाहिए। इज नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, इनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिले। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली विलेज साइड में नहीं होते हैं, ये अर्बन एरियाज में भी होते हैं। जो डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था उसको हम लोग खत्म किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे डीएम कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।